और इस बात की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जी हां, और इसी के साथ ही साथ कई राज्यों में लॉकडाउन लागू कर दिया है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगा दिया है नाइट कर्फ्यू। जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। दिल्ली में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा और इसी दौरान कई ऐसे व्यक्ति और सेवाएं हैं जिन्हें इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी। और जानिए इस बारे में क्या है गाइडलाइंस। जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और उनको छूट मिलेगी। दरअसल दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगेगा, तो ऐसे में जो लोग रात 10 बजे के बाद वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उन्हें छूट रहेगी। और वहीं पर वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को ले जाने के लिए इजाज़त होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट मिलेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाज़त होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। दिल्ली और केंद्र सरकार के अधिकारी, सिविल डिफेंस कर्मी, होमगार्ड, फायर, आपातकालीन सेवा कर्मी, बिजली, पानी और सफाई कर्मियों को भी इस कर्फ्यू से छूट रहेगी और इसके लिए उन्हें अपना वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को भी नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। दूसरे देशों के राजनयिक या दूतावासों से जुड़े अधिकारी अगर अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें भी नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान ले जा रहे वाहन जैसे ट्रक आदि के अंतर्राज्यीय मूवमेंट पर भी रोक नहीं होगी। इन्हें कोई ई पास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा, बैंक और एटीएम के कार्य करने वाले लोगों को भी नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवा और आईटी से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी। इन्हें ई पास दिखाना होगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल का काम करने वाले लोगों को भी इसकी छूट मिलेगी, लेकिन इनके पास ई पास दिखाना जरूरी होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी, लेकिन इनके पास भी ई पास होना जरूरी है। निजी सुरक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी और वो उत्पादन इकाइयाँ जहाँ लगातार उत्पादन की आवश्यकता होती है उन कर्मियों को भी छूट मिलेगी। नियम तोड़ने वालों को होगी सजा। जी हां, अगर कोई व्यक्ति नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक में दिए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब यह पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। और वहीं पर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के भी सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब प्रचार के दौरान 50 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुड़ सकेंगे। जी हाँ, अब प्रचार के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिला अधिकारियों, एसपी, एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने का आदेश दिया है। और आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं। पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए होने वाली सार्वजनिक सभा में 5 से अधिक लोगों की भीड़ न इकट्ठा होने पाए और आदेश में सार्वजनिक भोज की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देश। जी हां, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी अधिक है, इसलिए पूरी सजगता बरतनी जरूरी है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्रित न हों। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 की 100 से अधिक केस हैं वहां विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कंटेंट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाए और कोविड
पॉजिटिव व्यक्ति के अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट को चिन्हित करते हुए ऐसे लोगों की जांच कराई जाए। प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए और संदिग्ध केस में अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किया जाए। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। अभी नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है लॉकडाउन को लेकर और PM मोदी ने 5T रणनीति पर जोर दिया है। जी हाँ, और 5T क्या है मैं पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। PM मोदी ने 5T पर रणनीति पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की और इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति के दौरान 10 राज्यों में संक्रमण के मामले, मौतों में वृद्धि की खतरनाक दर की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो कि कुल मामलों का 91% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक के दौरान कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर केंद्रीय दलों को महाराष्ट्र का दौरा करने को कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में हो रही मौतों के चलते केंद्रीय दलों को पंजाब, छत्तीसगढ़ का दौरा करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि 100% मास्क के उपयोग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर देने के साथ ही कोविड बचाव संबंधी सावधानियों के लिए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच विशेष अभियान चलाया जाएगा। और PM मोदी ने 5T की रणनीति पर जोर दिया है, जिसमें है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड के लिए उचित व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाए तो यह महामारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने 5T रणनीति पर जोर दिया है। वो 5T क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, कोविड के लिए उचित व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाए तो यह महामारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी होगी। बढ़ते कोरोना वायरस केस के बीच सरकार की नई गाइडलाइंस जारी, जाने क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रदेश में बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिन भर धारा 144 लागू रहेगी और इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी और रात में बस, ट्रेन, रिक्शा शुरू रहेंगे, लेकिन रात को सिर्फ अति आवश्यक सेवा कर्मचारियों को ही ट्रेवल करने की अनुमति रहेगी। बस में सीटिंग क्षमता के जितने ही यात्री ट्रेवल कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि यह लॉकडाउन नहीं है, बस नियमों को सख्त किया गया है। यह लॉकडाउन थोड़ी है। ट्रेन में भी जितनी सीटिंग क्षमता है उतने ही लोगों को ट्रेवलिंग करने की अनुमति रहेगी। हम रेल पुलिस की भी मदद लेंगे। जितने भी सरकारी ट्रांसपोर्ट रहेंगे उसमें जितनी सीटिंग क्षमता उतने ही लोग यात्रा कर सकेंगे और यही कानून निजी ट्रेवल को भी अनिवार्य रहेगा, जबकि ऑटो, निजी बस में सीटिंग क्षमता के 50% लोग ही ट्रेवल कर पाएंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वैज्ञानिकों का दावा, देश में जल्द चरम पर पहुंच सकती है कोरोना की नई लहर। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हर दिन हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में कई राज्यों में आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाया गया है और पूर्ण लॉकडाउन को लेकर मंथन जारी है। और इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि भारत में अप्रैल के मध्य तक कोरोना की दूसरी लहर चरम पर पहुंच सकती है और इसके साथ ही मई के अंत तक इसमें गिरावट देखी जा सकती है। पिछले साल भविष्यवाणी की थी कि अगस्त में कोरोना संक्रमण का शुरुआती स्पाइक सितंबर तक बढ़ जाएगा और इस साल फरवरी में घट जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT कानपुर के एक वैज्ञानिक अग्रवाल ने कोरोना बीमारी में वर्तमान स्पाइक के बढ़ने के क्रम का अनुमान लगाने के लिए ये मॉडल लागू किया और पाया कि अप्रैल के मध्य में हर दिन संक्रमण के नए मामलों की संख्या चरम पर होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से हमने पाया है कि एक उचित मौका है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर 15 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी चरम पर हो सकती है और मई के अंत तक नाटकीय रूप से कमी देखी जा सकती है।
पंजाब हो सकता है सबसे अधिक प्रभावित। जी हां, वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र के बाद कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित होने वाला सबसे पहला राज्य कुछ दिनों में पंजाब हो सकता है। हालांकि अग्रवाल ने कहा है कि हर दिन नए मामलों की संख्या में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रैल के मध्य तक चरम पर बने रहने की संभावना है। हरियाणा में अशोक विश्वविद्यालय से गौतम मेन समेत वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्वतंत्र गणना ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का उछाल अप्रैल के मध्य और मई के मध्य तक हो सकता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 89,149